अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे नेपाल की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि वहां पर जो स्टूडेंट्स की तरफ से, नौजवानों की तरफ से एक बड़ी तहरीक शुरू हुई, जिसके नतीजे में जो केपी शर्मा ओली थे वजीर आजम, उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। और उसके बाद नेगोशिएशन हो रहे थे, बातचीत हो रही थी फौज, सदर और जो नौजवान इस तहरीक का हिस्सा थे उनके दरमियान, और नए सेटअप के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो कल रात को इस बात का फैसला हो गया कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और नेपाल की तारीख की पहली जो चीफ जस्टिस थी, फीमेल चीफ जस्टिस थी, खातून चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, उनको जो है वो अबूरी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। नेपाल के सदर ने यह भी ऐलान किया कि पार्लियामेंट जो है उसको अबूरी वजीर आजम की सिफारिश पे तोड़ दिया गया है, और जो नए इंतखाबात हैं अब वो 5 मार्च 2026 को होंगे। इसका मतलब है कि तकरीबन 6 माह होंगे अबूरी हुकूमत के पास कि जो नौजवानों की डिमांड्स थी, और सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो सियासी नेपोटिज्म है, अखबरा परवरी है, उसका खात्मा किया जाए, करप्शन जो है उसका खात्मा किया जाए, और जो जिन लोगों ने करप्शन की है उनका एहतसाब किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये जो बुरी हुकूमत है ये करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू करती है, करप्शन के खिलाफ जाती है, और उसके नतीजे में क्या सूरत हाल वहां सियासी तौर पर डेवलप होती है। ये जो नौजवान तहरीक थी, क्या ये कोई सियासी जमात बनाएंगे या ये पहले से मौजूद किसी सियासी जमात की हमायत करेंगे, और क्या ये आज़ाद कैंडिडेट्स अपने खड़े करेंगे, अभी ये कुछ वाजे नहीं है। अगले चंद हफ्तों में सूरत हाल बहुत हद तक वाजे हो जाएगी कि जो नेपाल का सियासी मंजरनामा है वो क्या रुख इख्तियार करेगा। इससे पहले कि हम आपको मजीद तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, महजब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, चलिए जरूर खिला दें। अब बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। तो नेपाल में जो एक हफ्ते तक अवामी तहरीक चली, नौजवान सड़कों पर निकले, उन्होंने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो भाग जाए। हुकूमत गिर गई। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की हुकूमत थी। नेपलीज कांग्रेस जो है वो उसकी हिमायत कर रही थी, और जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवाद सेंटर है। तो पहले ये इकट्ठे थे, फिर इनके खिलाफात हो गए, और उसके नतीजे में ये अलग अलग हो गए, और जो माओवाद पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद, वो चली गई अपोजिशन बेंचेस से। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल क्या ये इलेक्शन लड़ पाएंगे, क्या इनको खुल के इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत दी जाएगी, और क्या इसके नतीजे में जो अगर एहतसाब होता है तो उसकी लपेट में कौन कौन आएगा। क्या मेन लीडर्स जो हैं वो वापस आएंगे, क्योंकि ओली तो सुना है कि चले गए हैं नेपाल से, तो क्या जो बाकी लोग वहां मौजूद हैं वो इलेक्शन कैंपेन खुल के कर पाएंगे। क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स के ऊपर इल्जाम है, बहुत सारे सियासतदानों के ऊपर इल्जाम है करप्शन का, और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो सारी कैफियत और सूरत हाल नेपाल में बनी है, इसका नतीजा क्या है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत तो गिर गई नौजवानों के एहतजाज के बाद। 51 लोग, जिसमें 19 नौजवान थे, उसमें 3 पुलिस वाले और बाकी लोग थे, वो इसके अंदर मारे गए। 1700 लोग जख्मी हुए। जो 13,500-14,000 जो है वो कैदी भाग गए थे जेलों से, 1,000 पकड़ लिए गए हैं, 12,500 से ज्यादा अभी भी भागे हुए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए। और उसमें संगीन जराइम में जो है वो शामिल लोग भी हैं, मुलव्वस जो लोग हैं वो भी हैं। तो अब क्या जो मौजूदा सियासी जमातें हैं वही वापस आएंगी, या कोई नई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बांग्लादेश में नौजवानों ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो बन सकती है कि नेपाल में एक नई सियासी जमात बन जाए। स्टूडेंट्स जो है वो एक तलबा नौजवान जो है वो, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें कोई जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई जो है वो कोई प्रोफेशन जो है तैयार कर रहा है। तो वो ये सारे जो पढ़े लिखे नौजवान लड़कियां लड़के थे इस तहरीक के अंदर, तो अब इसका मुस्तकबिल क्या है, और इसके नतीजे में क्या सिर्फ करप्शन जो है वो सिर्फ एक ऐसे अबूरी वजीर आजम को लाने से
जो कि करप्शन का मुखालिफ समझा जाता है, करप्शन खत्म हो जाएगी नेपाल से। जो सियासी अकबरा परवरी है वो खत्म हो जाएगी नेपाल से। जो पोलिटिसाइजेशन हुई है इदारों की, क्या वो खत्म हो जाएगी महज एक अबूरी वज़ीर आज़म के आने से, और वो भी 6 माह के लिए? या ये जो कुर्बानियां दी हैं, ये जो लोग लड़े हैं, ये सड़कों पे आए हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो क्या उनका मकसद महज ये था कि एक चेहरा चला जाए और दूसरा चेहरा उसकी जगह पे आ जाए? अगर तो ये था मकसद तो वो कामयाब हो गया। अगर मकसद ये था कि हमने मुकम्मल तौर पे सिस्टम को साफ करना है, हमने जो है वो अच्छी हुकूमत लेके आनी है, एक ऐसी हुकूमत जो अवाम दोस्त हो, तो वो शायद इसके नतीजे में वो मकसद हासिल ना हो। अब जो बज़ाहिर सियासी जमातें हैं, जाहिर है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और CPN जो UML है वो बड़ी पार्टियां हैं, पिछली पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टियां थी। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो जो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनकी 122 नशिस्तें थी पार्लियामेंट के अंदर, ये सबसे बड़ा ब्लॉक था। उसके अलावा जो सेंट्रल लेफ्ट की पार्टियां हैं, सोशल डेमोक्रेटिक टाइप पार्टियां हैं, अगर आप उनके सीटें भी शामिल कर लें तो ये 150 के करीब चली जाती है। और इसके अलावा एक जो प्रोफेशनल नौजवान थे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उनके पास भी 21 नशिस्तें पिछली पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी। तो अब देखना होगा कि ये नई पार्टी मर्ज करती है या यही पार्टियां दोबारा से इक़्तिदार में वापस आ जाती हैं, और क्या पाबंदियां लगेंगी पार्टीज के ऊपर या उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा, ये बिल्कुल भी अभी वाज़ेह नहीं है। और क्या रवैया होगा ये नौजवान जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी अब इलेक्शन की तरफ, और क्या ये जो माओवाद पार्टी है उसको सपोर्ट करेंगे या किसी और सियासी जमात को ये सपोर्ट करेंगे, तो अभी ये सारी चीजें वाज़ेह नहीं है। अभी इसके हवाले से उभाम जो है वो सियासी सूरत में मौजूद है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो बुनियादी मौशी सियासी इंतजामी ढांचा है नेपाल का, रियासत का, वो अपनी जगह मौजूद है, वो इंटैक्ट है। सरमायादारी निज़ाम जो है वो पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है नेपाल में। और जो करप्शन है वो हमारे जैसे जो गरीब मुल्क हैं वहां का जो कॉलोनियल स्टेट स्ट्रक्चर है, जो कॉलोनियल नौबादियाती इंतजामी ढांचा है, करप्शन, नेपोटिज्म, अकबरा परवरी, ये सारे उसका हिस्सा है, उस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक आप इस सिस्टम को तोड़ के इसकी जगह मुतबादल सिस्टम नहीं लेके आएंगे, आप अपनी माशी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेंगे, और जो निजी शोबे की और चंद खानदानों का मईशत के ऊपर गलबा है, कंट्रोल है, मोनोपोली है, अब जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे आप ना करप्शन को खत्म कर सकते। करप्शन सिर्फ जो रियासती पैसा है वो खाना नहीं है, सबसे बड़ी जो करप्शन है वो हिसाब है, वो मजदूर को पूरी तनख्वाह ना देना है। उसके साथ साथ जो टैक्स चोरी है वो भी एक करप्शन की बहुत बड़ी शक्ल है। और जो प्राइवेट बिजनेसेस रियासती एहलकारों के साथ मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं अपने फायदे के लिए, वो भी करप्शन है। लेकिन अगर जो जिसके ऊपर नौजवानों को गुस्सा था वो तो ये है ना कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, वो तो ये था कि जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही। तो क्या ये जो हुकूमत आई है ये माशी पॉलिसियों को तब्दील करेगी? अगर नहीं करेगी तो बेरोजगारी का मसला कैसे हल होगा? नई गवर्नमेंट इसको कैसे करेगी बगैर बुनियादी न्यू लिबरलिज्म की, फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो सरमायादाराना पॉलिसियां हैं उनको तब्दील किए बगैर आप नेपाल की जो मईशत है उसको कैसे अपने पांव पे खड़ा करेंगे? एग्रीकल्चर को कैसे आप एडवांस करेंगे? उसको कैसे जदीद बनाएंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, जिसके नतीजे में जिसके ऊपर नेपाल की बड़ी आबादी जो है उसका दारोमदार है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी बहुत उभाम है, और ये वाज़ेह नहीं है कि जो नई हुकूमत है उसका एजेंडा क्या। जाहिर है वो सरमायादारों की हुकूमत होगी, वो सरमायादारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, वो मौजूदा जो रियासती ढांचा है, जो इंतजामी ढांचा है, जो माशी और सियासी ढांचा है, समाजी ढांचा है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। तो ईमानदारी जो है उसके साथ तो सिर्फ चीजें तब्दील नहीं होंगी, तो बुनियादी जो पॉलिसियां हैं उसके अंदर जो फंडामेंटल तब्दीलियां हैं और बड़ी रिफॉर्म्स किए बगैर, रेडिकल रिफॉर्म्स किए बगैर नेपाल के जो आम लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आम खवातीन हैं, लोग हैं, गरीब हैं, उनकी जिंदगी की हालत नहीं बदलेगी महज एक हुकूमत के जाने से और महज दूसरी हुकूमत के आने से जो है ये मामला तब्दीली होंगे। उसके लिए आपको मुकम्मल समाजी तब्दीली की जरूरत है, और अगर आप मुकम्मल समाजी तब्दीली नहीं भी कर पाते हैं तो बड़े पैमाने पे जो रेडिकल रिफॉर्म्स हैं जब तक वो सिस्टम में नहीं होंगी, ये जो गैर अदम मुसावात है, जो तबकाती तफरीक है जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, दुनिया के हर मुल्क में बढ़ रही है,
ये नेपाल के अंदर भी मौजूद रहेगी। अमारत और गुर्बत की जो तफरीक है वो बढ़ती चली जाएगी जब तक मौसी पॉलिसियों को तब्दील नहीं किया जाता और समाजी और जो सियासी ढांचा है, माशी ढांचा है, ये तब्दील नहीं होता। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।